बेटा फ्लूइड एक लिक्विड है, मोजाइक मतलब बड़े बड़े पत्थर, एक लिक्विड के अंदर बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट। सबसे बड़ी हड्डी है, आपने देखा होगा ना तांत्रिकों के पास भी यही होती है। सो दिस इज फीमर बोन। तो फीमर बोन एनिमल सेल, सॉरी। तो इस एनिमल सेल में आपको बेटा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। मेरा तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। मैं तो अपनी शेप चेंज करूंगा, मेरे पास ना तो कोई सेल वॉल है और मैं इतना खतरों का खिलाड़ी हूं। मैं ऑक्सीजन पेशेंट है, उसके हार्ट में अगर पेन है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट करेगा ईसीजी, ह्यूमन स्कल। अब इस ह्यूमन स्कल को अगर मैंने कट किया तो बीच में क्या हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की होती है दोस्ती। पर हीमोग्लोबिन बोलता है कि देख ऑक्सीजन भाई, मैं तेरे साथ जुड़ तो जाऊंगा पर कितने मॉलिक्यूल जोड़ पाऊंगा। फ्लूइड्स आपको दिख रही है बेटा, ये नर्व सारी की सारी क्या है, स्पाइनल नर्व्स। और हमारे पास कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 पेयर। बनाना एक खास तरीके का हार्मोन दैट इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन। तुम अपना खाना खुद बना सकते हो। बेटा खाना बनाने का मतलब है फोटोसिंथेसिस। आज तुम कहो कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, हम तो धूप में जा रहे हैं, मस्त धूप पड़ रही है और तुम मस्त फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। रेनल कैल्कुली कुछ नहीं है, जो पथरी होती है ना हमारे किडनी में, दैट इज कॉल्ड रेनल कैल्कुली। टोल नाका, ये टोल नाका चेक करता है कि भाई तेरे पास गाड़ी के पूरे कागज हैं, अगर तेरे पास गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी तू दूसरे स्टेट में जा सकता है। क्या तेरे क्लियर? जैसे ड्यूरा मैटर होता है स्कल के बिल्कुल साथ, हार्ड की लेयर होती है ड्यूरा मैटर। ये सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखो, उसके सरफेस पे बेटा ये सिलिया दिख रहे हैं। अब फोर्सफुली कितनी एयर अंदर लेके जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और बेटा आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और बहुत बच्चों की डिमांड के बाद आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। मैंने बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, टॉप 36 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे फाइनल एग्जाम में और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग सीरीज में डिस्कस करेंगे। बट इन क्वेश्चन से आपको अपने प्रिपरेशन लेवल का पता चलेगा। बेटा क्लास 11 एक नॉन बोर्ड क्लास है, बट मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस डलते हैं फाइनल एग्जाम में वो इन्हीं इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही डलते हैं। क्लियर? तो बेटा आपके पास 5 यूनिट होती हैं और उन 5 यूनिट में से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट हैवी वेटेज वाली यूनिट होती है यूनिट 3, 4 एंड 5। यूनिट 3 सेल से रिलेटेड है, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और यूनिट 5 एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 से भी क्वेश्चंस लिए हैं, बट वेटेज के अकॉर्डिंग मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे बेटा और कॉपी पेन पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उसको अपने पास लिख लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, आज की वीडियो में बेटा हम 3D बायो का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो सकें। जितने भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के या फिर सेल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें मैं आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर्स दिखाने वाला हूं और ये 3 डायमेंशनल पिक्चर्स बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके कॉन्सेप्ट को फ्रेम करने में। क्लियर? तो बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी भी इजी हो सके। क्लियर? तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन एंड व्हाई। आपको रीजन भी बताना है और ये बताना है किस डिवीजन को आप रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं एंड कंपेयर करना है इक्वेशनल सेल डिवीजन से। बेटा किसी भी स्कूल का पेपर हो, माइटोसिस मियोसिस से कंफर्म एक क्वेश्चन आ रहा है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। देयर आर 2 टर्म्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। देयर आर 2 टर्म्स, एक टर्म को हम बोलते हैं माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मियोसिस। बेटा माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों क्या है, सेल डिवीजन है। फर्क सिर्फ इतना है, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। अगर मेरे पास क्रोमोसोम नंबर सेल में 46 थे तो डिवाइड करने के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने रहने वाले हैं, 46 रहने वाले हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर डिवाइड करने से पहले 23 थे तो डिवाइड करने के बाद भी कितने रहने वाले हैं, 23। तो इस कारण से इस डिवीजन को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। अगर मैं बात करूं दूसरे सेल डिवीजन की, मियोसिस की, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, जो हमारा आज का क्वेश्चन भी था। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर क्रोमोसोम 46 हैं तो डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर कितना रहने वाला है,
23। अगर 20 है तो कितना रह जाएगा, अगर 20 है तो 10, मतलब आप 50% कर लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। सॉर्टेड है, तो माइटोसिस को मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को मैंने क्या नाम दे दिया, रिडक्शनल डिवीजन। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर हो गया। कंपेयर इट विद इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहले बेटा ऐसे डायग्राम आपने बहुत बुक्स में देखे होंगे माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के, तो फटाफट से मेरे साथ साथ बोलेंगे, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज एन रिडक्शनल डिवीजन। वाई, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। अगर 46 है तो 23 मियोसिस के अंदर हो जाएंगे, 46 है तो 46 माइटोसिस के अंदर रहने वाले हैं। क्लियर। माइटोसिस बेटा मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है 1 से 2, 2 से 4, अमीबा, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो माइटोसिस की हेल्प से रिडक्शनल डिवीजन नहीं करते हैं। ये याद रखना है, वो माइटोसिस की हेल्प से इक्वेशनल डिवीजन करते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में होती है और मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब माइटोसिस मियोसिस के और डिफरेंस भी आपके पास हैं, जैसे माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मियोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा, और इसमें बहुत टाइम लगता है। एक सेल एक टाइम पे ही मियोसिस कर सकता है, मतलब अपने लाइफ स्पैन में ओनली सिंगल टाइम मियोसिस कैन हैपन। क्लियर। तो माइटोसिस मियोसिस के कुछ डिफरेंस कर लेंगे, और जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स की चीज है वो यहाँ पे भी दिख रही है बेटा। माइटोसिस के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो माइटोसिस के अंदर ये है, माइटोसिस सिंपल सा, एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। जबकि अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस के बाद एक सेल से फाइनली कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, है ना। मियोसिस के अंदर 2 स्टेजेस भी होती हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, वो हम डिटेल वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। बट आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट करके जाने हैं फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म आरक्यू वैल्यू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आरक्यू वैल्यू। बेटा आरक्यू की सबसे पहले हमें लिखनी है फुल फॉर्म, लिख दें। आरक्यू स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। आरक्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अब तुम कहोगे सर ये तो फुल फॉर्म है, आप एक्सप्लेन करो क्या है। बेटा आरक्यू जो होता है वो CO2 इवोल्व टू द O2 कंज्यूम्ड की रेशियो होती है। तुम कहोगे सर ये क्या है। बेटा रेस्पिरेशन में आपको पता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस आपने पढ़ा है, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होती है, CO2 इवोल्व होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। रेस्पिरेशन क्या है, देसी भाषा में कहूं तो खाने में से एनर्जी निकालना, खाने में ऑक्सीजन दी और एनर्जी का निकलना, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज रेस्पिरेशन। तो उस रेस्पिरेशन के दौरान जितने भी मेरे पास सबस्ट्रेट होंगे, जैसे मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट, मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है फैट, मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है प्रोटीन, तो हर एक की रेस्पिरेशन के दौरान, हर एक के ब्रेकडाउन के दौरान जो इसका अमाउंट रहेगा CO2 इवोल्व होने का और O2 कंज्यूम होने का, इसकी रेशियो अलग अलग होगी। तो इसके लिए हमने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया बेटा आरक्यू, और उस आरक्यू की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये कितनी CO2 इवोल्व कर रहा है और कितनी ऑक्सीजन इसमें कंज्यूम हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन नॉर्मली आप लोगों ने एक इक्वेशन देखी है रेस्पिरेशन की, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव राइज टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस 6CO2 प्लस 6H2, है ना। ये इक्वेशन आपने बहुत कॉमनली देखी है रेस्पिरेशन की। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन के अंदर ये है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। अगर मैं इसकी आरक्यू वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास CO2 कितना इवोल्व हुआ, 6, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, 6, तो मेरे पास आरक्यू वैल्यू कितनी आई, 1। तो बेटा अपने दिमाग में फिट कर लेना कि आरक्यू वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितनी होती है, 1। सिमिलरली अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो आरक्यू वैल्यू होती है 0.9, और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं तो 1 है, और 0.7 होती है फैट के लिए, फैटी एसिड या फैट के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आरक्यू वैल्यू का ना बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस भी है। आरक्यू वैल्यू की हेल्प से हमें, मतलब अगर डाइट प्लानिंग करनी है, कोई डाइटिशियन है तो वो आरक्यू वैल्यू की मदद से डाइट प्लानिंग कर सकता है
ये आरक्यू वैल्यू के आउटकम से पता चल सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन फैट अच्छे से मेटाबोलाइज हो रहे हैं या नहीं, है ना। 0.7 से अगर आरक्यू वैल्यू कम होती है तो चिंता का विषय है। एक डाइटिशियन या एक डॉक्टर ये मानता है कि अगर आरक्यू वैल्यू की रीडिंग 0.7 से कम आ रही है तो इनफ एनर्जी नहीं निकल पा रही सबस्ट्रेट से। तो आपको सिर्फ बेटा आरक्यू वैल्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन सबस्ट्रेट के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ये याद रखनी है। किसी भी स्कूल का पेपर हो, कंफर्म इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको फंक्शन बताने हैं एएनएफ के, वैसोप्रेसिन और एमएसएच। बेटा ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर के अंदर आपके पास एक दे रखा है एएनएफ, यहां पे पहले लिख लेते हैं। सेकंड दे रखा है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, और एक आपके पास दे रखा है एमएसएच। चलो पहले इसका बेसिक समझते हैं फिर कॉम्प्लेक्स चीज करेंगे। एएनएफ होता है एट्रियल, लिखो मेरे साथ साथ कॉपी पे, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये क्या होता है ध्यान से सुनना बेटा, हार्ट की वॉल से ये सिक्रीट होता है। पहला पॉइंट याद रखना है, एएनएफ कहां से सिक्रीट होगा, हार्ट की वॉल से, मतलब दिल की दीवारों से निकलने वाला जो प्रोटीन है दैट इज एएनएफ। एएनएफ क्या करता है ध्यान से सुनना बेटा, एएनएफ हार्ट जब ओवर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब रिलीज करता है और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर के लेवल को डिक्रीज करना, मतलब बीपी को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हार्ट ओवर कॉन्ट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली एएनएफ प्रोड्यूस कर लेगा ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, लोअर डाउन हो जाए। तो मतलब आपके बीपी को कंट्रोल करने के काम आता है। ऐसा देखा जाता है बेटा जिन पेशेंट्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, हाइपरटेंशन की, और डॉक्टर जब उसका एएनएफ टेस्ट करते हैं तो एएनएफ की वैल्यू कम आती है। तो अगर एएनएफ का अमाउंट आपके ब्लड में या बॉडी में कम हो तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की। वैसोप्रेसिन जो है बेटा, वैसोप्रेसिन जो है वो एक हार्मोन है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन के बेटा दो फंक्शन आपको याद रखने हैं। पहला फंक्शन है वैसोप्रेसिन, नाम से पता चल रहा है वैसो मतलब ब्लड वेसल, वैसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को ना प्रेस कर देता है। नाम से क्या याद रखना है, वैसोप्रेसिन क्या करेगा, ब्लड वेसल को प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसके कारण बीपी बढ़ जाए। तुम कहोगे ये क्या बात हुई, एएनएफ क्या कर रहा है, बीपी कम कर रहा है और वैसोप्रेसिन बीपी बढ़ा रहा है। बेटा सिंपल सी बात है, जब किसी पाइप को कंप्रेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक फिजिक्स है, प्रेशर अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एरिया कम करना पड़ेगा। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। मतलब इन दोनों की जुगलबंदी से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है। और इसको एएनएफ क्यों बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन पास करने का प्रोसेस, है ना। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन पास करना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब ये आपका वाटर सेवियर है। अगर ये हार्मोन रिलीज हो जाए तो आपकी बॉडी में से कम वाटर लॉस होगा। अगर बेटा कभी आप रेगिस्तान में फंस जाओ या किसी ऐसी कंडीशन में आप हो जहां पे आपको पानी सफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन और एडीएच क्या करने वाले हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर सेव कर लेंगे और यूरिन को कर देंगे कॉन्सेंट्रेट। एमएसएच होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये है, मान लो मेलानोसाइट, दिस इज अ मेलानोसाइट। अब मेलानोसाइट एक तरीके के मेलानिन बनाने वाले सेल हैं। मेलानोसाइट क्या बनाते हैं, मेलानिन। बेटा मेलानिन क्या करता है, हमारी स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। जितना मेलानिन हमारे अंदर ज्यादा होगा उतनी हमारी स्किन की टोन डार्क होगी, मतलब उतना हमारा रंग सांवला होगा। और जितना मेलानिन कम होता है उतना हमारा रंग फेयर होता है। क्लियर। तो मेलानोसाइट के ऊपर जब एमएसएच आके अटैक करेगा अटैक तो नहीं बोलेंगे, जब इस पे एक्ट करेगा तो ये मेलानोसाइट जो है वो क्या सिक्रीट करेंगे, दे विल सिक्रीट मेलानिन। और ये मेलानिन क्या करेगा, हमारी स्किन कलर को, हमारे आई कलर को रेगुलेट करता है। स्किन कलर आई कलर को रेगुलेट करता है। समझ में आई बात। तो ये हार्मोन्स बेटा कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। स्पेशल मैंने पिक्चर, ये हार्ट से रिलेटेड बताओ कौन सा अभी मैंने याद करवाया। हार्ट से रिलेटेड बेटा जो हमारे पास हार्मोन है, हार्ट की वॉल्स बना रही है ए एन। ये पिक्चर लगाने का सिंपल सा फंडा ये है बेटा,
पिक्चर लगाने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप पिक्चर से बेटा कोई चीज याद करते हैं, पिक्चर से जब भी कोई चीज हम याद करते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे टाइम तक रिटेन रहती है। तो एएनएफ हार्ट से रिलेटेड है, ये बेटा पिट्यूटरी से, जो मैंने बताया था आपको ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो जो मैंने आपको एमएसएच बताया है, जो मैंने एमएसएच बताया था वो पॉइंट लिख सकते हो, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और जो दूसरा हार्मोन मैंने आपको बताया था वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन वो आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये हार्मोन किस लोकेशन से जनरेट होते हैं। पूछ सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ फंक्शन करवाया तो फंक्शन ही आएगा, इनकी लोकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द टर्म साइनैप्स, ड्रॉ इट एंड कंपेयर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनैप्स। बिल्कुल सही, पहली बात अपनी कॉपी में लिख लेंगे, साइनैप्स क्या है? गैप है, या फिर साइनैप्स क्या है? जंक्शन है। किनके बीच में? किनके बीच में? 10th क्लास में पढ़ा था, टू न्यूरॉन्स के बीच में, है ना। ये तो 10th क्लास की डेफिनेशन होगी। साइनैप्स क्या है? इट इज अ गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक न्यूरॉन का एंडिंग है, ये मेरे पास दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इन दोनों के बीच का बेटा जो ये गैप है, दिस गैप वुड बी कॉल्ड एज साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या होता है? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। क्लियर? तो इसको लिख देता हूं N1 N2। अब मैं चाह रहा हूं बेटा इस डेफिनेशन को ना थोड़ा 11th क्लास के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये न्यूरॉन 1 का नर्व एंडिंग है बेटा। न्यूरॉन 1 का नर्व एंडिंग क्या होगा? न्यूरॉन के एंड पार्ट को नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, पता है। ये न्यूरॉन 2 जो है इसका डेंड्राइट है। न्यूरॉन का जो शुरुआत का पार्ट होता है बेटा उसको डेंड्राइट बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन को थोड़ा इंप्रूव करना चाह रहा हूं। व्हाट इज साइनैप्स? इट इज अ गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दो न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, न्यूरॉन नंबर 1, न्यूरॉन नंबर 2। इन न्यूरॉन नंबर 1 और 2 के बीच का जो ये गैप पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, इसी को अगर मैंने इलेबोरेट करके दिखाया, देखो ये नर्व एंडिंग है, दिस इज नर्व एंडिंग। इसकी है नर्व एंडिंग न्यूरॉन नंबर 1 की। ये नर्व एंडिंग किसकी है? न्यूरॉन नंबर 1 की। ये क्या है? नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन। ये क्या है? डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये डेंड्राइट है न्यूरॉन नंबर 2 का। तो N1 और N2 के बीच का जो गैप है, दैट गैप वुड बी कॉल्ड एज साइनैप्स। क्लियर? ये कहानी हमें समझ में आई। तो तब होता क्या है, साइनैप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है केमिकल साइनैप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ज्यादातर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हायर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, वो होता है केमिकल साइनैप्स, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होती है। क्लियर? लेकिन एक दूसरा साइनैप्स भी होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, जिसमें ट्रांसमिशन होती है आयंस की फॉर्म में। मतलब उसमें इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता हमें कि केमिकल्स की फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में सिग्नल हम ट्रांसमिट करें। उसमें बेटा सिंपली गैप जंक्शन होते हैं और गैप जंक्शन से ही सोडियम आयन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल समझने के लिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिकल वर्सेस केमिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल वर्सेस केमिकल साइनैप्स। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्सेस केमिकल साइनैप्स में हमें पहली बात ये याद रखनी है, जो मेन ट्रांसमिशन होनी है, जो मेन ट्रांसमिशन होनी है, वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में किससे होनी है? आयंस के थ्रू। जबकि केमिकल साइनैप्स में किसके थ्रू होनी है? केमिकल्स के थ्रू। इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल आपको पता है, कमेंट्स में लिख देना। एसिटाइल कोलिन वगैरह, एसिटाइल कोलिन है, देन हमारे पास एपिनेफ्राइन, नेफ्राइन, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स अगर आयन से हो रहा बेटा, ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो फास्ट होता है, इनका जो साइनैप्स का ट्रांसमिशन होता है वो स्लो होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल का मतलब क्या है कि जो एक्सोन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का गैप होगा वो कम होगा, जबकि इसमें जो गैप होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैप जंक्शंस बनते हैं, इसमें गैप जंक्शन बनते हैं बेटा, सुरंग कह दो।
गैप जंक्शन का मतलब क्या है, सुरंग बनेगी जिसके थ्रू आयन ट्रांसफर होंगे। इसमें नो गैप जंक्शन विल बी फॉर्म, ठीक है, कोई भी गैप जंक्शन इसमें नहीं बनता। ये होता किसमें बेटा, केमिकल सिनैप्स ज्यादातर हायर वर्टिब्रेट्स में होता है ना, हायर वर्टिब्रेट्स में हमारे अंदर है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सॉरी ये आएगा, हायर वर्टिब्रेट्स में होता है केमिकल, मतलब हमारे अंदर केमिकल सिनैप्स है। और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बेसिकली किसमें है, लोअर वर्टिब्रेट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स में या फिर इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स या लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। ये 4 से 5-6 पॉइंट बेटा आपको याद रखने हैं, क्लियर। अगर थोड़ा सा डायग्राम देखना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में, जैसे ये है ना, तो ये तो गैप बड़ा कम होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में, तो यहाँ से एक गैप जंक्शन बन जाता है। क्या होता है गैप जंक्शन, ऐसे सुरंग होती है, केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। जो सोडियम आयंस है, अगर किसी ने डिटेल टॉपिक लगा रखा है तो उनको पता होगा सारा खेल ही सोडियम आयंस का होता है। सोडियम आयन डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में पूरा लंबा प्रोसेस होगा, वो सारा प्रोसेस तुम्हें पता है ना, वो सारा प्रोसेस तुम्हें पता है कि यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल होंगी, वो बर्स्ट होंगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, वो यहाँ रिसेप्टर पे लगेगा, फिर यहाँ पे चैनल होंगे, सोडियम अंदर जाएगा, मतलब बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये थोड़ा सा क्विक होता है। लास्ट एक पॉइंट और याद आ रहा है बेटा मुझे कि ये वाला जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है ना, ये बाई डायरेक्शनल होती है। जनरली आपने 10th में क्या पढ़ा कि सिग्नल ट्रांसमिशन न्यूरॉन के अक्रॉस कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, जो कि सही थी। किसके लिए सही थी, केमिकल साइनैप्स के लिए, पर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। चलिए बेटा वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु गेव फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, निकलसन एंड सिंगर, निकलसन एंड सिंगर। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता क्या, कंक्लूजन क्या निकला था, उसने कहा था कि जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखता हूं तो मुझे एक फ्लूइड मोजाइक की तरह ये लगता है। बेटा फ्लूइड एक लिक्विड है, मोजाइक मतलब बड़े बड़े पत्थर, एक लिक्विड के अंदर बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक। अब फ्लूइड मोजाइक के अंदर उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंक्लूजन निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स होंगे। उसने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। अब फोस्फोलिपिड का मतलब क्या है, समझेंगे ध्यान से। ये है बेटा मेरे पास, ये है मेरे पास फोस्फेट ग्रुप और ये है मेरे पास लिपिड। अब तुम कहोगे सर ये सारा लिपिड है, बिल्कुल बेटा ये सारा कंप्लीट लिपिड है, क्योंकि लिपिड 2 चीजों से मिलकर बनता है। ये गोल मेटोल क्या है, ग्लिसरॉल, और नीचे जो चेन है दैट इज फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल, तो ध्यान से सुनेंगे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ये क्या है हमारे पास लिपिड। लिपिड के ऊपर क्या लगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा, है ना, फॉस्फेट ग्रुप लगा, सो दिस इज फॉस्फोलिपिड। तो ऐसी ऐसी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। बेटा निकलसन और सिंगर 2 साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है और साथ में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। उसने कहा कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। कौन से प्रोटीन, जैसे ये है, इन प्रोटीन्स को उन्होंने क्या बोला, इन प्रोटीन्स को उन्होंने क्या बोला, जो सरफेस पे थे, इन प्रोटीन्स को उन्होंने बोला पेरिफेरल प्रोटीन। उन्होंने कहा ये प्रोटीन कैसे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन है, सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन कैसे हैं, अंदर तक प्रेजेंट है, तो इंटीग्रल प्रोटीन। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी, इसके कंक्लूजन भी। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, जिसके अक्रॉस ट्रांसमिशन हो रही है। ये रिसेप्टर वगैरह है, डिटेल वीडियो में करेंगे बेटा, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पीपीएलओ, प्लूरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा ये पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। अब माइकोप्लाज्मा की सबसे यूनिक फीचर क्या है, इनको जोकर ऑफ द किंगडम बोला जाता है। जोकर ऑफ द किंगडम इनको क्यों बोला जाता है, पीपीएलओ को जोकर बोला जाता है, क्यों, है ना, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, तो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इजीली शेप चेंज कर सकते हैं, सेल वॉल नहीं है, शेप चेंज कर सकते हैं, और ये इतने तगड़े खतरों के खिलाड़ी हैं बेटा, ये ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं,
है ना। माइकोप्लाज्म कह रहा है कि भाई मेरा तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, मैं तो अपनी शेप चेंज करूंगा, मेरे पास ना तो कोई सेल वॉल है और मैं इतना खतरों का खिलाड़ी हूं, मैं ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में भी रह सकता हूं। तो सब ऑर्गेनिजम्स ने इसको कहा कि भाई तू है जोकर ऑफ द किंगडम। जैसे बेटा जोकर की फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से जो दिखने वाली अपीयरेंस है वो चेंज हो सकती है, सिमिलरली बेटा माइकोप्लाज्मा की भी अपीयरेंस चेंज हो सकती है, ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जोकर ऑफ द किंगडम। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय ईसीजी? ईसीजी आप सबको पता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। अब मैंने यहाँ पे ना दो वर्ड्स क्यों लिखे बेटा, मैक्सिमम बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है। अगर मैं किसी से भी पूछूं ना बेटा, आपसे वाइवा में भी पूछ लेंगे, बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम में बहुत गलती करते हैं बच्चे। बेटा ग्राफ में ग्राफ आ रहा है, पर ये ग्राफ नहीं है, ये मशीन है। ये मशीन है जो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी को क्या करती है, मॉनिटर करती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफ है, वो ग्राफ है जो हमें आउटपुट की तरह ऑब्टेन होता है इस मशीन से। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। ईसीजी एक मशीन होती है, चलो पहले दिखा देता हूं तुम्हें। ईसीजी इस तरीके की मशीन होती है बेटा, जब भी हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो डॉक्टर पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है ईसीजी। इस तरीके से एक मशीन होती है, दिस मशीन वुड बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पीछे ग्राफ लगेगा और जो ये ग्राफ ऑब्टेन्ड हो रहा है उसके पीछे ग्राम लगेगा। उल्टा होता है, ये उल्टा होता है, याद रखना। तो ईसीजी के बाद बेटा, ईसीजी के बाद हमें कुछ ऐसी वेव देखने को मिलती है ना। एक पेशेंट है, उसके हार्ट में अगर पेन है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट करेगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? ईसीजी टेस्ट के बाद डॉक्टर को ना कुछ वेव्स मिलती हैं, तो यहां लिख दूं, देयर आर सर्टेन वेव्स जो डॉक्टर को मिलती हैं, जैसे पी वेव, क्यू आर एस वेव, देन टी वेव। अब इन वेव का ना डॉक्टर के पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट होता है कि अगर इन वेव में हल्की सी भी डेविएशन हुई तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपके वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, आपके ओरिकल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इन वेव्स के जो भी है सेगमेंट, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मतलब डॉक्टर को पता होता है कि ये वेव ऐसी ही बननी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू अगर ये है ना, तो और अगर किसी पेशेंट की वैल्यू ये डेविएटेड है तो डॉक्टर बता देता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा था क्यूआरएस वेव और टी वेव। चलो क्यूआरएस वेव देख लेते हैं कौन सी है। दिस इज क्यूआरएस बेटा। क्यूआरएस वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा। सिंपल सी बात है, अब वीडियो ज्यादा लंबी ना करके मैं टॉपिक को समझा नहीं पाऊंगा। अब याद रख लो, वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डीपोलराइजेशन का दूसरा नेम कॉन्ट्रैक्शन है। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं तो वेव बनती है क्यूआरएस, और जब वेंट्रिकल रीपोलराइज होते हैं तब हमारे पास जो वेव बनती है वो बनती है टी वेव। अपने पास नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बेटा, नेम द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम करने वाले हैं बेटा 3D, है ना। तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब हम बेटा 3 डायमेंशन में चीजों को देखने वाले हैं। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोन, पहले मैं नाम लिख देता हूं। लॉन्गेस्ट बोन जो हमारे पास होती है बेटा वो फीमर बोन होती है। फीमर बोन हमारी थाई में प्रेजेंट होती है, तो दिस इज थाई बोन। अभी दिखाऊंगा अभी इसकी पिक्चर। और जो शॉर्टेस्ट बोन होती है वो हमारे कान में प्रेजेंट होती है, स्टेप्स बोन। स्टेप्स बोन जो होती है वो हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। राइट द नेम्स ऑफ बोन प्रेजेंट इन अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब की बोन्स भी तुम्हें अभी 2 मिनट में याद करा दूंगा, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे। चलिए बेटा, ये जो बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड एज फीमर, लॉन्गेस्ट बोन। सबसे बड़ी हड्डी होती है बेटा, है ना। ये बोन सबसे बड़ी हड्डी है, आपने देखा होगा ना, तांत्रिकों के पास भी यही होती है। सो दिस इज फीमर बोन। तो फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन। जो थाई बोन है आपके, जो थाई बोन है दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन। और कान के अंदर बेटा 3 हड्डियां होती हैं, स्टेप्स, इंकस और मेलियस। पर आपको ये याद रखना है, सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है। मुझे बताओ, कान के अंदर एक वीकेस्ट बोन भी होती है हमारी बॉडी की, वीकेस्ट बोन, वो कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। चलिए बेटा, अब करते हैं बारी, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की। अब आपको मैं दिखा रहा हूं बेटा, अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन, है ना। इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आपको ये लॉन्गेस्ट बोन नजर आ रही है। क्लियर? दिस इज द बैक साइड ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर ये जो बोन है, दिस इज थाई बोन, दिस बोन इज द थाई बोन, दिस बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन। इस थाई बोन को क्या बोलते हैं? फीमर
बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि जो ये आर्म की बोन्स हैं, इन आर्म की बोन्स का आपको नेम्स बताने हैं जितने भी ये बोन्स प्रेजेंट है। चलिए पहले एक बार इसको देख लें ध्यान से, है ना, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपके जो हैंड्स है और ये हैंड्स की बोन्स हैं, इसको 3 डायमेंशन में अगर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, देखिए, है ना, इसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी मूव कर सकते हैं बेटा। ये 3 डायमेंशन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि हमारी बोन्स दिखती एक्चुअल में कैसे हैं। चलिए बेटा, ये वाली जो बोन है हमारी, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, दिस बोन विल बी कॉल्ड एज ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद जो ये 2 बोन्स है हमारे यहाँ पे बेटा, 2 बोन्स होती हैं, यहाँ तो सिंगल है, इसके बाद 2 बोन्स होती हैं जिसको बोलते हैं रेडियस अल्ना। तो मैं लिख देता हूं ह्यूमरस, यहां लिख देता हूं ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, देन उसके बाद कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल एंड देन फेलेंजिस। अब कौन कौन से हैं फेलेंजिस? देखो ये तो है फेलेंजिस, दीज आर द फेलेंजिस, ये 14 होते हैं बेटा। फेलेंजिस का नंबर कितना होता है? 14। आपको इसके ऊपर एक ये लिसन, ये जो टिप देखो, यहां समझाता हूं, यहां ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये क्या है हमारे पास? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद बेटा जहां आपने वॉच जो रिस्ट वाला पोर्शन होता है वहां पे हमारे पास होते हैं, वहां पे हमारे पास होते हैं कार्पल, है ना, बिल्कुल पत्थर जैसे 8 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। सो कार्पल, कार्पल के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है कार्पल के बाद ये वाला पोर्शन होता है मेटाकार्पल। दिस इज मेटाकार्पल, जिसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हो, है ना, डेज काउंट करने के लिए। और जो ये फिंगर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज फेलेंजिस। तो इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है 1 1 3 होगी बोन्स, देन उसके बाद 8 11, देन उसके बाद इसका नंबर होता है 5 11 और 5 कितना हुआ? 11 और 5 16 और 14 हमारे पास फेलेंजिस होते हैं। ये 1 2 3, एक फिंगर में 3 3 3 3 एंड 2, तो ये करते ही हमारे पास 14 पूरी होती हैं। हमारी जो बेटा अपर आर्म है, इसमें जो बोन्स होती हैं उनका नंबर होता है, टोटल नंबर होता है उनका 30। तो 30 इधर 30 इधर, 30 लेग में 30 लेग में 120 होती है टोटल। चलिए हाँ जी बेटा, द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन इज अपोजिट टू ईच अदर। बेटा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक ये स्ट्रक्चर देखा होगा लास्ट चैप्टर में। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन सा ग्लैंड है। चलो मैं ही बता देता हूं, दिस इज थायराइड ग्लैंड। बेटा आपकी विंड पाइप के ना, विंड पाइप के दोनों साइड पे एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ खास तरीके के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सी सेल्स। इन सी सेल्स का काम होता है बनाना एक खास तरीके का हार्मोन, दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। अब तुम कहोगे क्वेश्चन में तो थायरोकैल्सिटोनिन था बेटा, इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं क्योंकि ये थायराइड से आया है, तो इसका नाम थायरोकैल्सिटोनिन भी आप ले सकते हो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बेटा स्ट्रक्चर होते हैं, थायराइड के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉइड नाम से पता चल रहा है, अगर ये पैराथायरॉइड है, ये पैराथायरॉइड है, तो पैराथायरॉइड क्या बनाएगा? पैराथायरॉइड बनाएगा पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। अब तुम कहोगे इसमें क्या रॉकेट साइंस है? बेटा रॉकेट साइंस ये है, जो हमारे पास टीसीटी था, जो हमारे पास थायरोकैल्सिटोनिन है, कहां से आ रहा है? थायराइड से आ रहा है ना, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। इसका काम क्या है? इसका काम है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना, जबकि पैराथॉर्मोन जो कि कहां से आ रहा है? पैराथायरॉइड से आ रहा है। पैराथॉर्मोन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, है ना। ऐसे याद कर लेना बेटा, पारा से पारा चढ़ता है ना, हाई करता है, तो पैराथॉर्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, जबकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के काम को अपोज कर रहे हैं, एक कैल्शियम को बढ़ा रहा है और एक कैल्शियम को घटा रहा है। दैट्स व्हाई इन दोनों का काम एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द टर्म एस्टाइवेशन, फाइलोटैक्सी, प्लेसेंटेशन, इन्फ्लोरेसेंस इन कार्पस। चलो बहुत जल्दी देखते हैं। एस्टाइवेशन होता है सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट। बेटा ये फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल कैसे अरेंज है उसको बोलते हैं एस्टाइवेशन। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ की अरेंजमेंट,
है ना। डेफिनेशन आप कर सकते हैं, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लीफ की अरेंजमेंट, कि लीफ कैसे अरेंज है, दिस इज पाइलोटैक्सी। लीफ कैसे अरेंज है, मेन एक्सिस पे पाइलोटैक्सी, क्लियर। एस्टाइवेशन होता है, सेपल और पेटल कैसे अरेंज है, देखो सेपल और पेटल की जो अरेंजमेंट है दैट इज एस्टाइवेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज है उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन। आपने पढ़े हैं बहुत सारे टाइप के प्लेसेंटेशन, मार्जिनल है ना, एक्सिलरी पढ़ा है, देन बेसल पढ़ा है, देन फ्री सेंट्रल पढ़ा है, क्लियर। चलो देन हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर की अरेंजमेंट। ये सारी अरेंजमेंट है, फ्लावर की अरेंजमेंट ऑन द मेन स्टेम, मेन स्टेम पे फ्लावर कैसे अरेंज है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस ओवरी का मतलब होता है जब ओव्यूल फ्यूज हो, सिनकार्पस ओवरी, बेटा ओव्यूल की जगह हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल फ्यूज, पिस्टिल या जो कार्पल है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो जो फ्यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस ओवरी। एग्जांपल इसका आ जाएगा टोमेटो और मस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिक एग्जांपल है। टोमेटो एंड मस्टर्ड आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। तो याद रखेंगे बेटा 5 डेफिनेशन फटाफट से, है ना, बता देता हूं। फाइलोटैक्सी का मतलब लीफ की अरेंजमेंट, एस्टाइवेशन का मतलब क्या, सेपल पेटल की अरेंजमेंट, प्लेसेंटेशन का मतलब ओव्यूल की अरेंजमेंट, इनफ्लोरेसेंस का मतलब फ्लावर की अरेंजमेंट, और सिनकार्पस ओवरी जब हमारे पास पिस्टिल फ्री ना होके फ्यूज होते हैं दैट इज सिनकार्पस ओवरी। साथ साथ बेटा लिख रहे हो, लिखते रहो, और इस वीडियो को बेटा लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है हमें और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का, कंपेयर फ्रॉम एनिमल सेल। बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा बेटा चैनल पे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पहले एक बार देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे दिखते हैं, इसको भी 3D में देखेंगे। पहले आप ये देखिए बेटा, दिस इज प्लांट सेल, है ना, दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। मुझे बस एक छोटी सी चीज बताना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में से किस सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, बस मुझे एक छोटी सी चीज बताना, इन दोनों में से किसके पास सेल वॉल नहीं होती, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भी बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं बेटा, इसके अंदर वैक्यूल देखो, इसके अंदर वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा वैक्यूल होने के कारण बेचारा न्यूक्लियस साइड में छुप गया। यार वैक्यूल भाई ने तो इतनी जगह घेर रखी है, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, तो बेचारा न्यूक्लियस छुपा हुआ है कॉर्नर में, वैक्यूल ने इतनी जगह घेर रखी है, जबकि इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। मुझे एक और बात बताना, क्या एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या एनिमल सेल अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्या तुम अपना खाना खुद बना सकते हो? बेटा खाना बनाने का मतलब है फोटोसिंथेसिस। आज तुम कहो कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, हम तो धूप में जा रहे हैं, मस्त धूप पड़ रही है और तुम मस्त फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खाना बनाने का मतलब कुकिंग नहीं है, खाना बनाने का मतलब है एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इनका डिफरेंस कहीं से भी कर सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा अगर इसको आपने 3D में देखना है, सो दिस इज अवर प्लांट्स एनिमल सेल, सॉरी। तो इस एनिमल सेल में आपको बेटा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, है ना, इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इसके अंदर आपको गोल्जी बॉडीज दिख रही हैं, सेंटर में येलो कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक सेक्शनल व्यू है इसका एनिमल सेल का 3 डायमेंशनल में। सिमिलरली अगर मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखना चाह रहा हूँ, इसके 3 डायमेंशनल व्यू में मैं पहले आपको बैक साइड दिखाऊंगा इसकी, बेटा दिस इज द बैक साइड, वेट, दिस इज बेसिकली द बैक साइड। देखो एक प्लांट सेल ऐसा दिखता है बेटा बैक साइड, मतलब बैक साइड से ऐसा है, बट उसको जब मैंने कट किया तो कट करने के बाद मुझे बीच में ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्लांट सेल। बेटा 3D व्यू का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि आपको एक्चुअल में पता चलता है कि ये सेल दिखते कैसे हैं या कोई स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, क्लियर। सो दीज आर द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। चलिए, how many pair of spinal nerves and cranial nerves present in human being? Name the 4 lobes of the human brain along with the special function। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। ये है हमारे पास कुछ नर्व्स जो हमारे पास ब्रेन से निकलते हैं। बेटा ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलते हैं, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का नंबर होता है 12 पेयर, याद रखेंगे। और जो स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलती हैं उनका नंबर होता है 31 पेयर, 31 पेयर, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। याद रखेंगे स्पाइनल नर्व्स ज्यादा है नंबर में, क्रेनियल नर्व्स कम है। इसके नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नेम होते हैं बेटा, है ना, ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं,
देन उसके बाद बहुत सारी वेगस नर्व है। तो ये नाम आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ओक्यूलोमोटर है ना, बहुत सारी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर याद करना है। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे वो 12 पेयर्स हैं, उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कोड से निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। चलिए बेटा, ये ब्रेन के लोब्स हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ब्रेन के कौन कौन से लोब हैं? ये हमारे पास ब्रेन का कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, पैराइटल। चलो मैं आपको यही बता देता हूं बेटा, यहाँ पे होता है हमारा फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। फ्रंटल के बाद हमारे पास यहाँ पे दो लोब प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल। पैराइटल इज फॉर सेंसेशन, टच, है ना, जो भी पेन सेंसेशन होते हैं, हीट, टच, ये सब। देन ईयर के ऊपर यहाँ पे दो होते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम होता है साउंड से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, है ना, साउंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड, तो टेम्पोरल, नाम से टेम्पो पता चल रहा है। और लास्ट में हमारा बैक साइड में होता है ओसिपिटल, जिसका कनेक्शन हमारी आईज से होता है, जो विजन को रेगुलेट करता है। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। क्लियर, समझ में आ रही बात हमें? चलिए अब यहाँ पे अगर इसी को भी 3 डायमेंशनल की फॉर्म में हम देखना चाह रहे हैं तो बेटा ये कुछ नर्व्स बता रखे हैं, इन नर्व्स को देख लो। ये जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स तो यहाँ पे नहीं दिखा रखी, पर ये जो नर्व्स आपको दिख रही है बेटा, ये नर्व्स सारी की सारी क्या है? स्पाइनल नर्व्स। और हमारे पास कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं? 31 पेयर। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 31 पेयर्स निकलेंगे। और सिमिलरली हमारा जो ब्रेन है उसमें से जो पेयर्स निकल रहे हैं वो कितनी है? 12 पेयर। चलिए, ड्रॉ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड मेंशन द फैक्टर फॉर व्हिच द कर्व शिफ्ट राइट। देखो बेटा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की होती है दोस्ती। थोड़ा फटाफट समझते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की होती है दोस्ती, पर हीमोग्लोबिन बोलता है कि देख ऑक्सीजन भाई, मैं तेरे साथ जुड़ तो जाऊंगा पर कितने मॉलिक्यूल जोड़ पाऊंगा? 4। मैं कितने मॉलिक्यूल जोड़ पाऊंगा? 4। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है 1:4 में। मतलब एक हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करेगा? 4 ऑक्सीजन को। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअल में ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है। देखो बेटा, कॉमन सेंस की चीज है, जितनी आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाओगे ना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ेगी, तो बढ़ती जा रही है, पर एक लेवल के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ही बाइंड कर सकता है? 4 को ही बाइंड कर सकता है। इसकी शेप पे क्वेश्चन आएगा कि थोड़ी टाइम के बाद ये कांस्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की है। अब तुम 4 रोटी खा सकते हो बेटा, तो एक रोटी खाई, सेटिस्फेक्शन, सैचुरेशन बढ़ेगी, सैचुरेशन बढ़ी, 2 रोटी खाई, सैचुरेशन और बढ़ी, 3 रोटी खाई, सैचुरेशन और बढ़ी, 4 रोटी खाने के बाद सैचुरेशन इतनी कांस्टेंट होगी कि अब आपके पास खाना जो मर्जी आए, अब आपके पास जो है, जो सैचुरेशन है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो अब चेंज होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अब ये कर्व राइट में कब शिफ्ट होती है बेटा? कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे CO2 इंक्रीज करेगी तो ये कर्व राइट में शिफ्ट होगी। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तब ये कर्व राइट में शिफ्ट होगी, है ना। इसके अलावा एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब भी ये कर्व राइट में शिफ्ट होती है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब भी ये कर्व राइट में शिफ्ट होती है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बट आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर इस कर्व को राइट में शिफ्ट करते हैं। इससे रिलेटेड एक बोहर इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये भी होता है, बट डिटेल वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। एक्सप्लेन द टर्म ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगेन रुडोल्फ विर्चो, एक प्राणी था रुडोल्फ विर्चो, है ना। आगे हमारे साइंटिस्ट, आज हम बात करेंगे किसकी? विर्चो अंकल की। अब विर्चो अंकल कह रहे हैं कि भाई जो सेल थ्योरी है ना, मुझे सेल थ्योरी में ना मजा नहीं आया, जो सेल थ्योरी शिल्डन और स्वान ने दी। पता होगा आपको सेल थ्योरी शिल्डन स्वान ने जो दी, यार मेरे को उसमें ना मजा नहीं आया, मुझे उसके अंदर कुछ इनोवेट करके मॉडर्न सेल थ्योरी बनानी है। तो याद रखेंगे बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई थी। लेटेस्ट जो सेल थ्योरी है वो रुडोल्फ विर्चो के नाम पे है, और उसने कहा था ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। ओमनीसेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है ऑल प्री-एग्जिस्टिंग सेल गिव राइज टू न्यू सेल। मतलब जो भी नए सेल आते हैं तो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं बेटा। ये उनकी लैंग्वेज में है ना, रशियन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब क्या है? जितने भी नए सेल बनते हैं वो प्रीवियस सेल से ही बनते हैं, दैट इज ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन, राइट डाउन द वन सिम्टम ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंजीना पेक्टोरिस। बेटा एक्यूट चेस्ट पेन, बस फटाफट बता रहा हूं, एक्यूट चेस्ट पेन।
एकदम से पर्सन को चेस्ट पेन होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाती, तो एक्यूट चेस्ट पेन हो जाती है एंजीना पेक्टोरिस में। ओआरडी क्या होता है? ओआरडी होता है ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेटा ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई अगर मान लो माइनिंग कर रहा है ना, पत्थर तोड़ रहा है, तो बार बार डस्ट पार्टिकल उसके अंदर जाएंगे तो सिलिका अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास बीमारियां ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं उसको ओआरडी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर? दिस इज ओआरडी। तो ओआरडी इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एंजीना पेक्टोरिस में बेटा हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो एक्यूट चेस्ट पेन होती है, थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंजीना। बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पे। एक यहाँ पे लिख रखा था रेनल कैलकुली, बेटा पथरी बोलते हो जिसको आप, है ना। रेनल कैलकुली क्या है? रेनल कैलकुली क्या है? नाम फैंसी दे रखा है ना, नाम फैंसी दे रखा बेटा। रेनल कैलकुली कुछ नहीं है, जो पथरी होती है ना हमारे किडनी में, दैट इज कॉल्ड रेनल कैलकुली। इनसोल्यूबल मास ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट गेट एक्यूमुलेटेड इन द किडनी, दैट इज कॉल्ड रेनल कैलकुली। इसके अलावा बेटा एक्सोपैथेल्मिक गोइटर होता है, इसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, है ना। ये भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में बेटा ग्रेव डिजीज में पर्सन का मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, आईज बाहर की तरफ आ जाती हैं, वेट बहुत कम हो जाता है, पर्सन बहुत लीन हो जाता है। सो दैट इज एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। एक्सोपैथेल्मिक, एक्सो बाहर, पैथेल्मिक मतलब आईज, तो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। चलो, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं सेल साइकिल? बेटा क्या हमें ये बात पता है, क्या हमें ये बात पता है कि एक सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, है ना। एक सेल साइकिल क्या है? इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट जिसके बाद एक सेल दो में डिवाइड होता है। सपोज ये है मेरे पास G1, देन है S, ये है G2, ये है M, ये एक सेल साइकिल है। क्लियर? दिस इज अ सेल साइकिल लिख दें। बेटा सेल साइकिल के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर चेक पॉइंट्स? चेक पॉइंट्स आर द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने नाम दे दिया चेक पॉइंट। एक प्रोटीन यहां बना लेते हैं, दिस इज प्रोटीन नंबर 2, G2/M। अब ये क्या करता है? चेक पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, चेक पॉइंट्स आर लाइक टोल नाका। ये टोल नाका चेक करता है कि भाई तेरे पास गाड़ी के पूरे कागज हैं, अगर तेरे पास गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तभी तू दूसरे स्टेट में जा सकता है, या तेरे पास स्टेट में एंटर करने के लिए परमिट है। मतलब जैसे गाड़ियों को चेक किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए, सिमिलरली सेल को चेक किया जाएगा कि क्या वो अगले स्टेज में जाने लायक है। सो चेक पॉइंट्स आर द सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच विल चेक दैट वेदर द सेल इज कैपेबल टू एंटर इन नेक्स्ट स्टेज और नॉट। क्या सेल G1 से S में घुसने लायक है, ये बात कौन चेक करेगा? G1/S चेक पॉइंट। क्या सेल G2 से M में चेक जाने के लायक है, ये कौन चेक करेगा? G2/M। अगर सेल जाने लायक होगा तो आगे भेज देंगे, अगर नहीं जाने लायक होगा उसको कहेंगे रिपीट कर। जैसे तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे एग्जाम लिए जाते हैं साल के एंड पे, अगर तुम जाने लायक हो अगली क्लास में तो प्रमोट कर देंगे, अगर जाने लायक नहीं हो तो तुम्हें पिछली क्लास रिपीट करनी पड़ती है। दीज आर चेक पॉइंट्स। राइट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस और नेट गेन। बेटा बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, है ना। ये 2 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रेप फेज, प्रेपरेटरी फेज, जिसके अंदर हमारी एटीपी यूज होती है, और दूसरा होता है हमारे पास पे ऑफ फेज। और इस पे ऑफ फेज के अंदर हमारे पास एटीपी जो होती है वो बनती है। यूज कितनी एटीपी होगी? 2। बनेगी कितनी एटीपी? 4। तो नेट गेन कितना हो जाएगा? 4 - 2 2। तो नेट गेन ऑफ एटीपी क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। बेटा सिंपल सी चीज है, किसी बिजनेस में आपने 2 रुपए लगाए और आपको 4 रुपए की अर्निंग होगी, तो नेट गेन आपका कितना हो जाएगा? नेट गेन वुड बी 2। तो इसके स्टेजेस जो है प्रेपरेटरी फेज की फटाफट बता देता हूं आपको। प्रेपरेटरी फेज के स्टेजेस क्या है? ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये करते करते बेटा 5 स्टेप्स जो होते हैं वो प्रेपरेटरी फेज के होते हैं। देन पे ऑफ फेज के पता है, एनसीईआरटी में से देख लेना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये बेटा रट्टा लगाना है, जैसे मैंने याद कर रखी है ये, वैसे ही आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ग्लूकोज से पायरुवेट की जर्नी 3 नंबर आपके अश्योर करवा सकती है फाइनल एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिसिस? बेटा नाम से पता चल रहा है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिसिस, पिट्टस का ब्लास्ट होना,
जो फिटस है हमारे पास बेटा, फिटालिसिस वर्ड कहां से आया देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहां से है, इरिथ्रो वर्ड आया आरबीसी से, ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना, किसका ब्लास्ट होना, फिटस का। तो फिटस के आरबीसी ब्लास्ट हो जाए, तो तुम कहोगे सर ऐसा क्या हो गया कि फिटस के आरबीसी ब्लास्ट हो गए, बेटा क्योंकि अगर आरएच एंटीजन मिसमैच हो जाए, आरएच एंटीजन मिसमैच हो जाए, तो बेटा जो फिटस है, फिटस के आरबीसी क्या कर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू मिसकैरिएज, है ना, दैट लीड्स टू मिसकैरिएज। मतलब अगर मदर का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव का मतलब ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और बच्चे का पॉजिटिव है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है बेटा। इसको डिटेल में समझाने के लिए मुझे 5-7 मिनट लगेंगे, तो वीडियो हम ज्यादा लंबी ना करते हुए आप सिर्फ इतनी बात याद रख लेंगे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस इज द ब्लास्टिंग ऑफ द आरबीसीज ऑफ द फिटस, व्हाई, बिकॉज ऑफ आरएच एंटीजन मिसमैच। कि मदर जो है, जो मदर कंसीव कर चुकी है, एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर का आरएच नेगेटिव है। तो फर्स्ट टाइम पे तो कुछ नहीं होता, बट सेकंड टाइम जब वो फीमेल कंसीव करती है तो उसकी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती ड्यू टू इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। इसको मैनेज करने के लिए एक रोगैम नाम का इंजेक्शन होता है जो इस आरएच एंटीजन को सप्रेस कर देता है। आप रटा लगा लो, रोगैम इंजेक्शन। मैं कोशिश करूंगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से 5-7 मिनट्स की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं, बट अभी के लिए बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा यही है कि आरएच मिसमैचिंग होगी अगर मदर का जो आरएच है, मदर का जो आरएच है दैट इज मदर इज आरएच नेगेटिव, मदर इज आरएच नेगेटिव, और जो बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सो डॉक्टर विल मेक श्योर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो रोगैम इंजेक्शन यूज किया जाएगा। पीडब्ल्यू एंगलमैन का बेटा जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रिज्म से रिलेटेड था, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। व्हाइट लाइट को उसने क्या किया, 7 कलर में बिखेर दिया प्रिज्म से। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात की है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। आगे सुनो उसने क्या करा, उसने इस 7 कलर विबग्योर इन 7 कलर्स के अंदर चेक किया कि भाई फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहां पे होती है। तो उसको ये मिला कि इन 7 कलर में से फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ब्लू रीजन और रेड रीजन में होती है। अब उसने कैसे किया बेटा, क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी ली उसने, क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी ली, और उस एल्गी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा। उसने देखा जब क्लेडोफोरा के ऊपर VIBGYOR सारी लाइट गिर रही है, तो जो भी ब्लू रीजन है और जो भी रेड रीजन है वहां पे क्लेडोफोरा बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब तुम कहोगे सर उसको कैसे पता चला कि क्लेडोफोरा बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है। बेटा उसने ऑक्सीजन को नाप लिया, मतलब जहां पे भी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी उन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। अब तुम कहोगे उसे कैसे पता चला ऑक्सीजन ज्यादा कहां बन रही है। उसने बेटा कुछ बैक्टीरिया छोड़ दिए एरोबिक बैक्टीरिया ये पहचान करके आए कि भाई बताओ कि कहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो उसने देखा एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू रीजन और रेड रीजन में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। उससे उसने जस्टिफाई किया कि भाई व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस को उतना सपोर्ट नहीं करते, ज्यादा सपोर्ट कौन करते हैं, ब्लू रीजन और रेड रीजन फोटोसिंथेसिस को ज्यादा सपोर्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर? कोफैक्टर बेटा एक जो एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे NAD है, कोएंजाइम क्यू, बताने को बेटा बहुत डिटेल 10 मिनट लगा सकता हूं इस पे, है ना, बट वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम जो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे एक एक्टर होता है, एक एक्टर के साथ एक मैनेजर होता है ना, जो किसी को नहीं पता होता कौन है, बट वो उसके सारे के सारे जितने भी शोज हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, वो सारा का सारा मैनेज करता है उसकी एक्टिविटीज को। सो दैट इज कोफैक्टर। तो एक प्रोटीन पार्ट है एंजाइम, बट उसका एक बहुत ही मुख्य पार्ट है बेटा कोफैक्टर, जो कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। एग्जाम्पल है कोएंजाइम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, देन मेटलोजाइम है, बहुत सारे हैं। आप सिर्फ NAD और कोएंजाइम Q, कोएंजाइम A का एग्जांपल याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, ड्रॉ अल्फा डी ग्लूकोज एंड राइबोज शुगर। बहुत सिंपल है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बायोमोलिक्यूल से। अल्फा डी ग्लूकोज बनाने के लिए पहले आप एक हेक्सागन बनाएंगे, ठीक है। इस हेक्सागन के यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे HOH HOH OH H
H OH CH2 OH H HOH HOH OHH OHH HOH CH2OH तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। और अगर मुझे इसको बीटा बनाना होता तो बीटा में बेटा OH ऊपर आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और राइबोज का भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, याद करना है, एक पेंटागन बनेगा क्योंकि राइबोज एक पेंटोज शुगर है ना, और ये एक हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन होते हैं बेटा। फ्यूरानोज और पायरानोज भी होते हैं इसके अंदर, कि 5 शुगर को पायरानोज और फ्यूरानोज, कमेंट में लिखना कि फ्यूरानोज किसको बोलते हैं और पायरानोज किसको बोलते हैं, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली अ पेंटागन, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेना आप। डिफाइन द टर्म एपिकल डोमिनेंस एंड सीड डोरमेंसी, आल्सो नेम द प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड। बेटा एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपेक्स को डोमिनेंट करना। मतलब अगर एक प्लांट, ध्यान से सुनना, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि एपेक्स से ज्यादा ग्रो हो लेटरल पार्ट के कंपैरिजन में। अगर कोई प्लांट अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा शो कर रहा है और लेटरल मूवमेंट कम शो कर रहा है, दैट मींस वो प्लांट शो कर रहा है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है मोर ग्रोथ ऑफ अपवर्ड मूवमेंट मोर, लेटरल मूवमेंट लेस, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। और ऑक्सिन करवाता है एपिकल डोमिनेंस। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड, इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड। मान लो बेटा एक किसान है, उस किसान ने सोमवार को बीज लगाया मिट्टी में और वीरवार को वो सीड जर्मिनेट हुआ, तो सोमवार से लेके जो वीरवार तक का टाइम होगा दैट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव पीरियड होगा वो, उस दौरान सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब सीड कैसा है, सीड डोरमेंट है। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो हार्मोन होता है दैट इज जिबरलिन। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करवाता है? ऑक्सिन। सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन करवाता है? जिबरलिन। अगर कोई चाह रहा है कि सीड को डोरमेंट स्टेज से एक्टिवेट करना है तो वो जिबरलिन स्प्रे करेगा। और कौन चाहता है सीड डोरमेंट रहे? जो नेगेटिव विलन है हार्मोन का, कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिखोगे, 5 में से एक विलन है प्लांट ग्रोथ हार्मोन में। चलो, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन सीन इन फ्रॉग? बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फ्रॉग कैसे करते हैं फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल। बेटा जो फ्रॉग है, मेल और फीमेल फ्रॉग, वो अपने स्पर्म और एग पानी में रिलीज करते हैं। ये स्पर्म और एग पानी के अंदर फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद वो लार्वा स्टेज बनती है, देन लार्वा स्टेज के बाद टेडपोल स्टेज, और वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। क्लियर? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। बेटा राना टिग्रीना है इसका साइंटिफिक नेम। अब याद रखना, जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे, ये होता है जीनस, जेनेरिक नेम, ये होता है स्पेसिफिक एपिफेट स्पीशीज। तो एक होती है जीनस, ये होती है स्पीशीज। तो जब हम राना लिख रहे हैं तो आर कैपिटल आएगा, टिग्रीना का टी स्मॉल आएगा, मतलब बाकी सब स्मॉल। दूसरी बात, आप अंडरलाइन करेंगे, जब भी आप लिख रहे हैं तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे, और जब भी आप इसे टाइप कर रहे हैं तो आप इसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं राना टिग्रीना या कोई भी साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हैं। देखिए बेटा सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे दिखा रखी है ना। फ्रॉग है, उसने क्या किए, एग रिलीज कर दिए पानी के अंदर, है ना। एग के साथ स्पर्म फ्यूज हुए, स्पर्म फ्यूज होने के बाद स्टेज 1 बनी, स्टेज 2 बनी, स्टेज 3 बनी, है ना। जो मैं कह रहा था, पहले लार्वा बनेगा, फिर टेडपोल बनेगा, फिर इससे एडल्ट बन जाता है। हाँ, एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है बेटा? मेटामॉर्फोसिस का मतलब है लार्वा से एडल्ट फ्रॉग का बनना। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा स्टेज से एडल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, लाइकन्स आर इफेक्टिव पोल्यूशन इंडिकेटर। बिल्कुल सही बेटा, लाइकन तुम्हें पता है एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। और एक चीज एनसीईआरटी लिखती है कि जहां पे SO2 का पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकन नहीं ग्रो करते। तो हमने लाइकन ग्रो करवा के देख लें, जहां पे लाइकन कम ग्रो हो रहे हैं मतलब वहां पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। सो लाइकन आर इफेक्टिव पोल्यूशन इंडिकेटर। इसका आंसर ऐसे ही आपने लिखना है। नेक्स्ट, रेड एल्गी ऑफ ग्रेटर एप्लीकेशन। बेटा रेड एल्गी में ना एक एल्गी का नेम है जेलिडियम, एक नेम है ग्लेसिलेरिया। ये दोनों ना आइसक्रीम्स में जेली बनाने में यूज होती है बेटा। जेली आइसक्रीम बनाने में, जो आप देखते हो ना जेली वाली टॉफी खाते हो, या कभी कोई आइसक्रीम खाओगे उसके ऊपर जेली का कोट है, या फिर कोई डेजर्ट खाओगे बहुत इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके ऊपर जो जेलीज यूज होती हैं, ये जेलीज आती हैं रेड एल्गी से। तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल है जेलिडियम है, ग्लेसिलेरिया है ना। ये सारे एग्जाम्पल रेड एल्गी के हैं। तो इसको यूज किया जाता है जेली बनाने में।
वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बिल्कुल सही बेटा। ये वायरसेस जो होते हैं ना, ये नॉन लिविंग होते हैं बॉडी से बाहर। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं तभी ये लिविंग होते हैं, तभी इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब यार टोटली डिपेंडेंट, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के। तो जब तक ये सेल के अंदर हैं तभी ये लिविंग होंगे, सेल के बाहर ये क्या कहलाएंगे, नॉन लिविंग। दैट्स व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। चलिए बेटा फटाफट से अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। लार्जेस्ट फाइलम मेरे पास कौन सा होगा, लार्जेस्ट फाइलम विल बी अर्थ्रोपोडा, सबको पता है अर्थ्रोपोडा है ना। अर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं, अर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं, जैसे मक्खी है एपिस, तो एबीसी से भी याद कर रखा, बॉम्बिक्स देन क्यूलेक्स, एबीसी से 3 तो नाम याद ही कर सकते हो। एपिस मक्खी होती है, बॉम्बिक्स बेटा रेशम का कीड़ा है, देन क्यूलेक्स हमारे पास मॉस्किटो है। एबीसी सबसे बड़ा फाइलम होता है। और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है वो होता है मोलुस्का। मोलुस्का बेटा शेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाहर शेल होगा, बाहर हार्ड बॉडी होती है बट अंदर सॉफ्ट बॉडी। मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। तो इसका एग्जांपल है स्क्विड, है ना। अब स्क्विड सुनते ही कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, स्क्विड स्क्विड सुनते ही, है ना। स्क्विड गेम चल रहा है बहुत ज्यादा, तो स्क्विड एग्जांपल है बेटा मोलुस्का का। 1 नंबर कंफर्म हो सकता है आपका एग्जाम में, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का का एक और एग्जांपल भी बेटा एप्पल स्नेल, ये दिख रहा है बेचारा छुप गया यहाँ पे, दिस इज एप्पल स्नेल, पाइला एप्पल स्नेल होता है ये, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोलुस्का। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सेल आर क्लियरली मोस्ट विजिबल होता है मेटाफेज स्टेज में। याद रखेंगे मेटाफेज स्टेज के अंदर, मेटाफेज स्टेज के अंदर बेटा हमें सबसे ज्यादा अच्छे से सेल दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि सारे के सारे जो बेटा सेल हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ये एक इक्विटोरियल प्लेट है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। इक्विटोरियल प्लेट सारे के सारे क्रोमोसोम, सेल नहीं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। अगर मियोसिस में मेटाफेज बनाना है तो 2 क्रोमोसोम आएंगे, माइटोसिस में 1 आएगा, मियोसिस में 2 होते हैं। और इसमें देखो कलर शेड भी अलग अलग है। कोई बताएगा मियोसिस में कलर शेड क्यों हुआ, कमेंट में लिखना, हिंट दे देता हूं। कुछ तो हुआ था पैकाइटिन स्टेज में जिसके अंदर कुछ नई वैरायटीज आई, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जितने भी मैंने बोला ना कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगा बेटा आप में से कितने बच्चे उसका सही आंसर देते हैं, और आई विल गिव द शाउट आउट कि जिसने सबसे पहले सबसे सही आंसर दिए। बहुत बढ़िया। चलो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट एंड डार्क, बेटा स्ट्रिएटेड मसल। हमारे पास ना कुछ मसल्स होती है नॉन स्ट्रिएटेड, कुछ मसल्स होती है स्ट्रिएटेड। क्लियर, स्ट्रिएटेड मतलब धारियां। जैसे आप जेब्रा देखते हो ना, तो उसकी स्किन पे आपको लाइट और डार्क कलर के पैटर्न दिखते हैं, व्हाइट और ब्लैक के। सिमिलरली इस मसल पे आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बट यहाँ पे बेटा आपको लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं, लाइट एंड डार्क बैंड। अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड होता है उसको हम एक्टिन से याद रखेंगे। लाइट बैंड किससे मिलकर बना होता है, एक्टिन से। और जो डार्क होता है वो किससे बना होता है, मायोसिन। मैंने कैसे याद करा था अपने टाइम में बेटा, लाइट कैमरा एक्शन होता है ना, लाइट्स कैमरा एक्शन, तो लाइट एक्टिंग से रिलेटेड है, एक्टिंग करते हैं तो लाइट इज रिलेटेड विद एक्टिन एंड डार्क विल रिलेटेड विद मायोसिन। क्लियर। अब जो ये एक्टिन है और मायोसिन है, इसके बैंड्स के भी अलग अलग नेम है ना। ए बैंड होता है, देन आई बैंड होता है, लाइट बैंड को आई बैंड भी बोलते हैं, डार्क बैंड को ए बैंड भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, डार्क में ए साउंड आ रही है, डार्क में ए साउंड आ रही है, कंफ्यूज ना हो तो, डार्क में ए साउंड आ रही है और लाइट में आई साउंड आ रही है, तो आइसोट्रोपिक आई बैंड और एन आइसोट्रोपिक ए बैंड। क्लियर। तो एक्सप्लेन इन डिटेल, तो ज्यादा डिटेल में आप ही करोगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा एक बहुत ही खास मैकेनिज्म होता है, नेफ्रॉन के अंदर ऑपरेट होता है ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो सके। बेटा क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर रिलीज हो जाए जब आप यूरिन पास कर रहे हो? नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बॉडी में से ज्यादा यूरिन पास हो। बेटा ये होती है हेनलीज लूप, दिस इज हेनलीज लूप। इस हेनलीज लूप के साथ यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी होती है बेटा, एक ब्लड कैपिलरी होती है, एंड दैट ब्लड कैपिलरी विल बी कॉल्ड एज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा अभी के लिए आपको ये याद रखना है, वासा रेक्टा और हेनरीज लूप के अंदर जो फ्लो ऑफ आयंस होता है वो अपोजिट होता है, इस वजह से नाम दिया गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसकी एक डिटेल वीडियो में पोस्ट करूंगा, 5 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब बहाव, मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द वासा रेक्टा
दिस इज ब्लड कैपिलरी वासा रेक्टा एंड हेनरीज लूप। अपोजिट होता है, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से बेटा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। अदरवाइज आप यूरिन पास करोगे तो इतना वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ना गूगल पे जाके, जिन लोगों के अंदर बहुत यूरिन पास होता रहता है क्योंकि इस मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है। एडीएच से रिलेटेड भी होता है, एंटी डायूरेटिक से। चलो, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, हाउ दीज आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं नॉर्मल इनहेल करता हूं तो मैं 50 ml की जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मैं 500 ml की जो एयर अंदर लेके गया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो जब आप इनहेल करते हो, नॉर्मली इनहेल एक्सेल कर रहे हो बिना सोचे, तो जो वॉल्यूम आप अंदर लेके जा रहे हो दैट इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml। एक होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जब आप फोर्सफुली इनहेल करते हो तो आप कितनी एयर अंदर लेके जाते हो, जैसे आप फोर्सफुली कितनी एयर अंदर लेके जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। एक होती है अच्छा इसमें पूछा नहीं हुआ, नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है जब आप एक्सेल कर देते हो, मान लो मैंने एक्सेल कर दिया, इनहेल किया, एक्सेल कर दिया, एक्सेल करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम मेरी लंग्स में रहेगी एयर की, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बहुत बेटा 7-8 वॉल्यूम और कैपेसिटी है, कंफर्म 3 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी भी स्कूल का पेपर हो। तो जब आप वॉल्यूम्स को मिला देते हो तो क्या बन जाती है, कैपेसिटी। वॉल्यूम कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम के कंबाइन करने से हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ब्रेन इज अ हाईली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल है बेटा। यहाँ आपको बाहर खतरनाक सा स्कल दिख रहा है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। स्कल के अलावा देखो बेटा, ये स्कल है, स्कल ने क्या कर रखा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा बेटा। इतना इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट तो करना ही है। अब ब्रेन के ऊपर बेटा कुछ ना मिनाइंजेस प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं मिनाइंजेस। इन मिनाइंजेस के नेम भी इंपॉर्टेंट है ना, इन मिनाइंजेस के बेटा नेम भी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको 3 डायमेंशन में समझ लेते हैं, इसको 3 डायमेंशन में समझते हैं। ये देखो बेटा, दिस इज स्कल, दिस इज ह्यूमन स्कल, आपको नजर आ रहा है, दिस इज ह्यूमन स्कल। अब इस ह्यूमन स्कल को अगर मैंने कट किया तो बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा ब्रेन। सो दिस इज ब्रेन। अब इस ब्रेन को 3 डायमेंशनली देखते हैं, दिस इज ह्यूमन ब्रेन, है ना। इस ब्रेन के ऊपर बेटा कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या बोला जाता है, मिनाइंजेस। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या बोला जाता है, मिनाइंजेस। तो बाहर होगा स्कल, अंदर क्या होंगे, मिनाइंजेस, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स के बेटा अलग अलग नेम है, क्लियर। जैसे ड्यूरामेटर होता है, स्कल के बिल्कुल साथ हार्ड सी लेयर होती है ड्यूरामेटर। बीच में एक जालीदार लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड अरेकेनोइड मैटर। अरेकेनोइड वर्ड मकड़ी से आया बेटा, अरेकेनोइड, अरेकेनिस मकड़ी से। तो ड्यूरामेटर बाहर, ड्यूरामेटर, देन अरेकेनोइड, और सबसे अंदर सॉफ्ट मदर होती है, दैट इज पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेकेनोइड मैटर एंड पायामेटर, ये 3 आपको मिनाइंजेस के नेम याद करने हैं। व्हाट इज द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 एंड C4 साइकिल। तुम्हें पता बेटा C3 साइकिल किसने दिया था, मेल्विन कैल्विन ने। कैल्विन साइंटिस्ट का नेम है, तो कैल्विन ने दिया था C3 साइकिल। और दूसरा जो साइकिल है C4 साइकिल, वो दिया था हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक ने। तो अपने नाम पे इन्होंने इनका नेम रख दिया, तो दिस इज C3, दिस इज C4, है ना। C3 का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोडक्ट होता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बेटा C3 और C4 साइकिल पे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल सकता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कहां से है, ये किसका स्टेबल प्रोडक्ट है, C4 का। और कैल्विन का क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल बेटा बना लोगे। पाइलस का काम, फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट, मूवमेंट बेटा बैक्टीरिया को मूव कराने में फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। पाइलस का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा एक बैक्टीरिया का पाइलस, ये दूसरे बैक्टीरिया का पाइलस, ये दोनों पाइलस आपस में मिलेंगे और कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेंगे। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से बेटा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। मीजोजोम क्या बेटा, बेचारे बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता। अब बेचारा बैक्टीरिया कह रहा है यार मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो मुझे क्या करो, मेरी मेम्ब्रेन को इनर फोल्ड कर दो। तो मेम्ब्रेन को इनर फोल्ड कर दो और इस इनर फोल्डिंग से मैं अपना एटीपी का जुगाड़ कर लूंगा। मतलब मुझे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, पर मुझे मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग दे दो जिसको मीजोजोम बोलेंगे, ताकि मैं क्या कर पाऊं, ताकि मैं एटीपी सिंथेसिस कर पाऊं। चलो बेटा एक बार बैक्टीरिया को भी 3 डायमेंशनली देख लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, है ना। इस बैक्टीरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बैक्टीरिया बेटा देखो बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अंदर ये पिंक कलर का आपको इसका जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। ये सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखो, इसके सरफेस पे बेटा ये सिलिया दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब भी होती है जो पाइलस की बात करते हैं, ये है फ्लैजिला, है ना, जैसे पतंग के पीछे लगी होती है ना मूवमेंट के लिए, सो दिस इज बेसिकली फ्लैजिला। व्हाट डू यू मीन बाय एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन? ध्यान से सुनना बेटा, एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन, पहली बात एंडार्च कंडीशन को ना PIM से याद रखो और एक्सार्च को रखो POM से। बेटा ये ना जाइलम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जाइलम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टेम के अंदर जो जाइलम है वो एंडार्च कंडीशन में होता है और रूट्स के अंदर जो होता है वो एक्सार्च कंडीशन में। देखो बेटा जाइलम ना दो टाइप के होते हैं, जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। तो कभी भी आप देखना आपको कुछ ऐसा बना हुआ दिखेगा कई बार ना, है ना, जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो उसके अंदर ऐसा कुछ बना जो बड़े वाला होता है, जो बड़े वाला होता है बेटा वो देखो, जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। क्लियर? तो ऐसे आपको बने हुए दिखेंगे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। अब एंडार्च कंडीशन क्या होती है? अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड मेटाजाइलम हो, रट्टा लगा लो, प्रोटोजाइलम इनसाइड मेटाजाइलम हो तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम आउटसाइड मेटाजाइलम दैट इज कॉल्ड एज एक्सार्च। तो एंडार्च में प्रोटोजाइलम इनसाइड मेटाजाइलम और एक्सार्च में प्रोटोजाइलम आउटसाइड मेटाजाइलम। तो रूट्स में मिलती है एक्सार्च और स्टेम में मिलती है एंडार्च कंडीशन। नेम द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। बेटा सिंपल सी चीज है, ATGCU, ये 5 आपने याद किए हुए डीएनए और आरएनए में। याद रखना बेटा पायरिमिडिन जो होते हैं उसको याद रखने का तरीका, कट द पायरिमिडिन, कट द पायरिमिडिन। तुम पायरिमिडिन को कट कर दो, सच में नहीं कट करना बेटा, ये याद करने की ट्रिक है, कट। CUT आर द पायरिमिडिन, और बाकी जो बचे हैं CUT के अलावा A और G जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्यूरिन। क्लियर? तो डीएनए एंड आरएनए के अंदर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। बस याद रखना थायमिन किसमें होता है? डीएनए में होता है, और आरएनए में थायमिन ना होके क्या होता है? यूरासिल होता है। आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है। नेक्स्ट, कंपेयर प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। बेटा प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन को करता है, याद रखना। फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस किसने कराना है? प्रोलैक्टिन ने, और मिल्क को इजेक्ट किसने करवाना है? ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क को बाहर निकालने वाला हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन, और मिल्क को प्रोड्यूस कराने वाला जो हार्मोन होगा दैट इज प्रोलैक्टिन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, जो प्रोलैक्टिन होता है बेटा वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है प्रोलैक्टिन, और पोस्टीरियर पिछले लोब से आता है ऑक्सीटोसिन। T3 एंड T4, T3 T4 बेटा थायराइड के 2 हार्मोन है, जिसमें 3 आयोडीन हो वो T3, जिसमें 4 आयोडीन हो T4। एनसीईआरटी में ना साफ शब्दों में लिखा हुआ है, T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 जो होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसमें 4 आयोडीन टेट्रा, जिसमें 3 आयोडीन ट्राई। क्लियर? तो T4 से T3 में कन्वर्जन हो सकता है एक आयोडीन अगर छीन ली जाए। तो T4 इज टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन। क्लियर? सो T4 से T3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो आप 10th में थायरोक्सिन पढ़ते थे ना बेटा, वही है T3 T4, थायराइड से बनने वाले थायरोक्सिन ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, GFR। देखो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, अब देखा जाए तुम्हें ये जो 36 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना बेटा, ये 36 कहने के थे, हर क्वेश्चन में कितने कितने पार्ट्स हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ कवर हो रखा है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक बीट में हार्ट 70 ml ब्लड पंप करता है। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन वन बीट। एक बीट में जो हार्ट है वो 70 ml का ब्लड पंप करता है। ये मान लो मेरे पास हार्ट है, तो एक बीट में 70 ml का ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट पर बीट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम। जब मैं इस स्ट्रोक वॉल्यूम को 72 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाती है कार्डियक आउटपुट। अब तुम कहोगे सर 72 क्यों? बेटा हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम पूरे मिनट की निकालना चाहूं तो वो बन जाती है कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। क्लियर? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 बीट। एक बीट में कितना था? 70 ml।
72 से 70 ml को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदाजन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर ऑफ ब्लड आ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा छोटी वैल्यू होती है 70 ml, एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है, और जो कार्डियक आउटपुट है वो एक मिनट में कितना ब्लड निकल रहा है, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड निकलता है बेटा हार्ट से बाहर, और एक बीट में 70 ml ब्लड निकलता है। फिर आ जाता है जीएफआर, लास्ट हमारा है जीएफआर बेटा। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बेटा किडनी एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड जीएफआर। एक मिनट के अंदर कितना किडनी फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, दैट इज जीएफआर, और 180 लीटर लिखा गया है। 180 लीटर इसकी वैल्यू है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज जीएफआर। अब तुम सोचोगे 180 लीटर यूरिन बनता है बेटा, सिर्फ इसका 1% ही यूरिन बना पाता है, 1.8 लीटर। क्लियर, 1.8 लीटर पर मिनट नहीं होगा, ये पर डे में होगा 180 लीटर। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आई बात? तो इसका 1% ही बनता है। मैंने कोशिश करी है बेटा बहुत जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने की, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने की। तो ये थे बेटा कुछ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने क्लास 11th के पढ़े। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास 11th बायो के स्टूडेंट्स के लिए लाते रहेंगे। आपको बेटा इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।